हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9.25 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, आंसर द फॉलोइंग, और इसमें 5 पार्ट्स हैं तो वन बाय वन समझेंगे, बहुत ही इजी है। देखो क्या कहता है ए पार्ट में कहता है द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है बात, ठीक है, ये चीज़ इक्वल होती है, ये हमें पता है। नाउ इन व्हाट सेंस देन डज अ मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोवाइड अ एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो वो कह रहा है कि जैसे हमें पता है कि जैसे मान लो, यहाँ पर समझो इस बात को, जैसे मान लो ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है आपका, ठीक है, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का समझो, और यहाँ पर मान लो ये कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसकी इमेज यहाँ बनती है। तो देखो कैसे बनती है, ये मैं आपको थोड़ा समझाऊँ। ये पैरेलल रह गई, ये इधर कैसे निकलती है बताओ, ऐसे फोकस में से निकलेगी ये, ठीक है, और एक ये ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है, यही होता है तरीका। अब देखो ज़रा, हमें ये पता है कि ये बैक टू दैट पॉइंट ऐसे मिलती है और ये इसकी इमेज मिल गई हमें, है ना। ये कहानी तो पता है ना आपको। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है हमें कहाँ रखना होता है कि इसकी वर्चुअल इमेज ही मिले, बताओ। एफ ओ के अंदर रखना होता है, ठीक है। ये हमारा मान लो ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। फोकस और इसके लेंस के सेंटर के बीच में जब तक ये होगा तो इसकी वर्चुअल इमेज मिलेगी, ठीक है। जैसे ही ये बाहर जाएगा, ठीक है, इधर आएगा ये ऑब्जेक्ट, अगर एफ ओ इधर हो गया और एफ ओ से इधर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो हमें पता है इसकी रियल इमेज बनती है, ठीक है। तो हमें तो कैसी इमेज चाहिए इसकी, बताओ, वर्चुअल चाहिए, इसी साइड चाहिए, ठीक है, तो मैग्नीफाइंग होके मिले। अब मेन कहानी पे आते हैं, जो समझने की है वो क्या है। वो कह रहा है कि जो एंगल, जो आई, मान लो यहाँ पर ये आई जो है बिल्कुल ही लेंस के साथ लगी होती है ना, ये आई है हमारी, ठीक। अब ये जो एंगल सबटेंड करती है इस ऑब्जेक्ट के साथ, मान लो ये एंगल है अल्फा, और यही सेम एंगल इस ऑब्जेक्ट जो इसकी इमेज बनी है उसके साथ, तो फिर मैग्नीफिकेशन क्या हुई। क्योंकि हमें ये बात पता है कि अगर हमारा ये एंगल बड़ा होगा तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। ये हम रिलेट करते हैं कि एंगुलर साइज ज़्यादा तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा, या मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा, ठीक है। तो ये कह रहा है, फिर आप कैसे कह रहे हो, जो ऑब्जेक्ट का भी इतना ही एंगल है और इसका इमेज का भी इतना ही एंगल है, तो फिर कैसे आप कह रहे हो ये। तो देखो इस चीज़ को समझो। अगर मैं नॉर्मली इसको अपनी आँख से देखता, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो मुझे इसे मिनिमम कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ता, डी डिस्टेंस पे रखना पड़ता है इस ऑब्जेक्ट को। क्यों, ताकि मेरी आईज़ को ये प्रॉपर दिख सके। क्लियर है। अब मुझे इसे बड़ा करके देखना है, ठीक है। जब मैं इसको बड़ा करके देखूंगा तो ये नॉर्मली मेरी आईज़ के साथ जो एंगल सबटेंड कर रहा था, मान लो ये, ठीक है, मान लो ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, बीटा एंगल सबटेंड कर रहा था, ठीक है। क्लियर है। अब जब मैंने क्या किया यहाँ पर, इसमें यहाँ पर अपनी आईज़ के आगे यहाँ एक क्या कर दिया, मैंने एक लेंस लगा दिया है, ग्लास लगा दिया, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैं इस ऑब्जेक्ट को, अब देखो ऑब्वियस ही बात है इसकी कहीं इमेज यहाँ बन रही होगी, ठीक है, जब हमने लेंस नहीं लगाया तब की बात है, ठीक है। अब जब मैंने इसको लेंस को यहाँ लगा दिया तो मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ कर सकता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के यहाँ पर कर दिया, बिकॉज मुझे तो इसकी इमेज देखनी है, ठीक है। तो आईज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये ब्लर भी दिखेगा तो, क्योंकि इसकी तो इमेज देखनी है। तो इससे हुआ क्या, अब यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होगा ये आईज़ के साथ, ये एंगल इतना एंगल होगा, देखो ये जैसे मान लो मैंने कहा कि ये एंगल है अल्फा, समझ रहे हो। अब हमें इतना पता है कि जो एंगल बनता है ऑब्जेक्ट के साथ वही इमेज के साथ बनता है, लेकिन ग्लास लगाने से फ़ायदा क्या हुआ हमारा, हमने ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया। जो नॉर्मली डी डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं ताकि हमारी आईज़ को नॉर्मल दिख सके, लेकिन जब हमने लेंस लगा दिया तो हमने उस ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया, इसको खिसका के यहाँ कर दिया, जिससे क्या हुआ, इसकी अब जो इमेज बनेगी, और आगे हमने बढ़ा दिया तो हमने क्या बढ़ा दिया, इसका एंगल बढ़ा दिया, ये अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा बढ़ा दिया। ये तो बीटा था इतना, ये वाला इसके साथ जो बना था। अब इसके साथ जो बनेगा वो देखो, ये एंगल ये बन रहा है। अब ये जो होगी इमेज, मान लो यहाँ पर कहीं बन रही होगी, यहाँ पर कहीं इमेज बन रही होगी ये, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट 1 था हमारा और ये इमेज 1 थी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जब मैंने इसको यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट 2 को, तो ये इमेज 2 बनी, तो इसका एंगल बढ़ गया ना, देख लो। जबकि यहाँ पर भी अभी ऑब्जेक्ट का एंगल भी उतना ही है जितना इमेज के साथ बन रहा है, लेकिन लेंस की वजह से क्या किया हमने, उसको आगे रख दिया, बहुत आगे रखने से क्या हुआ, एंगल बढ़ गया। एंगल बढ़ गया तो मैग्नीफिकेशन बढ़ जाएगी। तो ये है कहानी, समझ में आई, थोड़ी सी अटपटी जरूर लग रही होगी लेकिन समझने की कोशिश करो। उसने कहा आपको कि हमें पता है, चलो ये तो कि भैया एंगल बढ़ेगा तो मैग्नीफिकेशन बढ़ेगी, लेकिन हमें ये भी पता है कि जितना ऑब्जेक्ट के साथ एंगल होता है उतना इमेज के साथ होता है। वो मत समझना आप, जैसे आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था तो आपने क्या किया था, वो इस इतने ही साइज़ को लिया था उसके साथ, तो आपने कहा था ये बीटा एंगल है। वो वाली बात नहीं कर रहे हैं हम। नॉर्मली जो पूरी इमेज की और ऑब्जेक्ट का जो होता है एंगुलर साइज सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि फिर बढ़ा क्या, जब उतना ही है तो बढ़ा ये कि हम नॉर्मली जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे, तो उसके साथ जो भी एंगुलर साइज आप बनाओगे वो देखो बीटा बना। अब जब हमने लेंस रख दिया तो अब मैं इस 25 से आगे रख सकता हूँ ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आगे रख दिया मैंने थोड़ा, क्लियर है, उसकी इमेज बनेगी कुछ। और जब मैंने ऑब्जेक्ट को आगे रखा तो उसका एंगल भी बढ़ गया, एंगल बढ़ गया तो उसकी मैग्नीफिकेशन बढ़ेगी। ये है कहानी, ठीक है, समझ में आ गई होगी। यही सब लिख रखा है कि द यूज ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास अलाउ अस टू प्लेस द ऑब्जेक्ट मच क्लोजर टू द आई देन 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल हम वैसे 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं, लेकिन लेंस रखेंगे तो क्या होगा,
हम उसको और आगे रख सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, एंगल बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ेगा तो वो इमेज का एंगल भी बढ़ जाएगा, मैग्नीफिकेशन हो गई, बढ़ गई। द क्लोजर ऑब्जेक्ट हैज़ लार्जर एंगुलर साइज, लार्जर एंगुलर साइज जैसे मैंने अल्फा का दिखाया आपको, ठीक है, एंगुलर साइज बढ़ जाता है। देन द सेम ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर पे था बीटा, और जब हम आगे ले आए तो ऑब्जेक्ट का अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है ना, तो बढ़ गया एंगुलर साइज, ठीक है। सो इट इज़ इन दिस सेंस दैट एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज अचीव्ड, क्लियर है, इसलिए अचीव हो जाती है। उसके बाद देखो क्या कहता है बी पार्ट में, कहता है इन व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जब हम देखते हैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास में से, वन यूजुअली पोजीशंस वंस आई वेरी क्लोज टू द लेंस। एक तो कंडीशन क्या है कि हम बिल्कुल ही साथ में चिपका देते हैं इसको आईज के साथ, ठीक है। कहता है डज एंगुलर मैग्नीफिकेशन चेंज इफ़ द आई इज़ मूव्ड बैक, कह रहा है क्या मैग्नीफिकेशन चेंज होगी अगर मैं इस आईज को अपना थोड़ा पीछे शिफ्ट करूँ। जैसे मान लो ऐसे दोबारा से बनाता हूँ मैं, ये है मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो इमेज की हम डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है, मान लो ये इमेज है, ये इमेज है हमारी, ठीक है, इमेज का मैं साइज ले रहा हूँ ये, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर एंगल ये बन रहा है, मान लो ये, ठीक है, ये बीटा एंगल है, ठीक है। आइज़ हमारी यहाँ पर ही है, लेंस के साथ ही है बिल्कुल, ठीक है। अब आइज़ जो है हमने मान लो यहाँ कर दी, तो अब ये एंगल देख लो कहाँ बनेगा, ये इतना बनेगा। अब अगर आप ये देखोगे ये एंगल जो है ना कम हो गया, ये जो बीटा है हमारा, ये क्या है हमारा ज़्यादा है, अल्फ़ा कम हो गया, ऐसे समझो इस बात को, ठीक है। जब दूर आँख कर दी तो जब एंगल बनेगा, क्योंकि दूर चीज़ हो जाएगी तो एंगल छोटा हो जाता है, पास हो जाता है तो एंगल बड़ा हो जाता है। तो आँख यहाँ थी जब, तो बीटा एंगल बन रहा था, जब दूर हो गई तो अल्फ़ा एंगल, तो अल्फ़ा कम है बीटा से। और हमें पता है मैग्नीफिकेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है अगर इनका एंगुलर साइज या एंगुलर जो यह एंगल हम बोलते हैं ये कम हो जाता है। तो वही लिखा है यस मैग्नीफिकेशन डिक्रीज करेगी बिकॉज विजुअल एंगल विल ऑल्सो डिक्रीज, इस वजह से, ठीक है। तो फ़र्क पड़ता है अगर हम अपनी आइज़ को दूर लेके जाएंगे, ठीक है, देखने के लिए, समझ रहे हो ना ये तो चीज़। उसके बाद देखो सी पार्ट को समझते हैं। देखो सिंपल से क्वेश्चन है, कहता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। ये पता है आपको कहानी? देखो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ ये मैग्नीफिकेशन वाली कहानी जो है, ठीक है। देखो इसमें क्या है आपके पास, अगर आपको याद होगा जब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था तो m की जो वैल्यू आई थी मैग्नीफिकेशन की वो थी 1 में d/f, और एक थी 1m d/f। जो ये d/f वाली थी ये थी अगर इमेज एट इन्फिनिटी पे बने, और ये वाला था अगर एट डिस्टेंस d पे बने, ठीक है, इमेज d पे बने, ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे बने। तो ये दो फॉर्मूले थे हमारे पास मैग्नीफिकेशन के सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो ये वही कहानी कह रहा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो फोकल लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ से देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, माइक्रोस्कोप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। व्हाट देन स्टॉप अस फ्रॉम यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉलर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ एंड अचीविंग ग्रेटर एंड ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर। तो ये यही कह रहा है कि अगर हमें पता है कि फोकल लेंथ छोटी होती है और मैग्नीफिकेशन बढ़ती है, तो हमें क्या चीज़ रोकती है कि हम फोकल लेंथ बिल्कुल ही कम कर देना, मैग्नीफिकेशन सबसे ज़्यादा ले लेंगे। तो देखो जरा पहले तो ये समझो कि फोकल लेंथ कैसे इन्वर्सली है, इसका तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि भैया ये वाली फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्नीफिकेशन बढ़ेगी इन्वर्सली, ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है। इसकी भी यही कहानी है। अब देखो जैसे इसको समझो 1+ में, जैसे मैंने कहा आपको d है हमारा 25 और f मान लो मैं 10 लेता हूँ, तो 1+ में ये बन गया 2.5, कितना बनेगा ये कितना बन गया 1+ में 2.5 कितना बन गया ये हमारे पास 3.5 आ गई मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अब मान लो मैं इसको d25 और f को बढ़ा के मान लो कितना कर दूं मैं 20 कर दूं मान लो, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा, तो 1+ में 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। तो ये कितना बनेगा आपके पास 2.25 बन रहा है ये, अगर हम देखें यहाँ से, ठीक है। तो यानी कि देखो फोकल लेंथ आप अगर यहाँ बढ़ाओगे, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, और फोकल लेंथ आप कम कर रहे हो तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा आ रही है। तो उससे भी आप रिलेट कर पा रहे हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कहानी, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू f होता है, ठीक है जी, ये तो कहानी है जो इसने बोल ली है। तो फिर क्या चीज़ हमें रोक रही है, पहली तो ये चीज़ रोक रही है कि बहुत ही ज़्यादा छोटी फोकल लेंथ का हम बना ही नहीं सकते लेंस। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर वेरी वेरी स्मॉल फोकल लेंथ लेंसेज, ठीक है। मान लो अगर हम पहुँच भी जाते हैं उस स्टेज पे कि हमने बना लिया, तो दिखते क्या आएंगी, फिर क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। इफ़ वी डिक्रीज द f, अगर हम कर भी दें तो बोथ स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एबरेशंस क्या होते हैं, एरर्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर हम बहुत छोटी फोकल लेंथ के ले लेंगे। कैसे, देखो स्फेरिकल एरर समझाता हूँ मैं पहले तो कि क्या होते हैं। देखो स्फेरिकल एबरेशंस क्या होती हैं, देखो जैसे ये स्फेरिकल शेप होती है ना हमारे पास, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये होती हैं पैरा एक्सियल रेज होती हैं, ये हमारी कौन सी होती हैं, ये आपके पास पैरा एक्सियल रेज होती हैं, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास में होती हैं, ठीक है। ये कौन सी होती हैं हमारी पैरा एक्सियल रेज, ठीक है।
ये क्या करती हैं, ये दूर मिलती हैं, ये हमारे पास ये यहाँ पर मिलेंगी जाके कहीं पर, ठीक है। और जो मार्जिनल रेज होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती है, ये रेज आ रही है मान लो हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ये क्या करती हैं, पास में फोकस करती हैं, ठीक है, इस तरीके से होती हैं। तो ये थी हमारे पास पैरेक्सियल वाली रेज और ये वाली मार्जिनल। तो यहाँ पर अगर आप देखो फोकल लेंथ फैल गई, क्योंकि पैरेलल रेज तो दोनों ही आ रही हैं, लेकिन यहाँ कहीं पर मीट कर रही है, यहाँ कहीं पर मीट कर रही है, तो फोकल लेंथ कैसी होगी इसकी, फैली हुई होगी, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये दिक्कत आ गई, ठीक है, स्फेरिकल एरर्स में ये हो गई। ये कौन सी रेज थी हमारी, मार्जिनल रे बोलते हैं इसको, ठीक है, समझने की बात है। दूसरा क्रोमेटिक की बात करते हैं हम, क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। अब क्रोमेटिक एब्रेशन की हम जब बात करते हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो कि डिफरेंट कलर की लाइट आती है, ठीक है, डिफरेंट कलर की लाइट आ रही है। जैसे मान लो हमें ये पता है कि फोकल लेंथ जो रेड की होती है ना, वो ज़्यादा होती है जो वायलेट की हम अगर बात करें तो, ठीक है। तो जैसे मान लो रेड लाइट क्या है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो ये यहाँ मीट कर रही है मान लो, ठीक है, रेड की है ये, ठीक है। और मान लो एक रे कौन सी आ गई हमारे पास, ये वायलेट वाली आ गई, ये रेड की आई, ये वायलेट वाली आ गई। तो ये वाली कहाँ मीट करेगी, इसकी फोकल लेंथ कम है, तो ये यहाँ मीट करेगी। तो डिफरेंट कलर्स के लिए भी डिफरेंट फोकल लेंथ हो गई, तो ये भी दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। बहुत छोटी अगर फोकल लेंथ करेंगे तो यहाँ पर ये भी दिक्कत आ जाएगी। क्लियर है बात, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोकल लेंथ पैरेक्सियल के लिए थी, ये फोकल लेंथ मार्जिनल वालों के लिए थी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट कलर में अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, छोटी फोकल लेंथ में ये सब दिखता है, ठीक है। तो क्रोमेटिक एब्रेशंस क्या होते हैं, स्फेरिकल एब्रेशंस क्या होते हैं, ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ को डिक्रीज़ करेंगे तो फिर ये वाली दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, समझ रहे, बहुत छोटी फोकल लेंथ में तो फोकल लेंथ यहाँ फैलेगी, तो एक फोकल लेंथ तो नहीं रही, ठीक है ना। तो ये डिफेक्ट क्या हो जाते हैं, फिर अकर हो जाते हैं। वो अलग बात है कि इनको भी सही करने के लिए फिर हमारे पास होते हैं करेक्ट एब्रेशन लेंसेज भी होते हैं, लेकिन अभी के लिए इतनी बात समझो, क्लियर है। तो यही चीज़ लिख रखी है कि फोकल लेंथ डिक्रीज़ करोगे तो फिर क्या क्या होगा। पहली बात है बना ही नहीं पाओगे, इतना मुश्किल है बनाना इतनी स्मॉल फोकल लेंथ के लिए लेंस, और बन भी गया तो फिर ये वाली जो है प्रॉब्लम्स वहाँ पर आएंगी, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि इसके अभी 2 पार्ट और भी हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखिए अभी इसके डी पार्ट में क्या कहता है, कहता है वाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। क्या कह रहा है, कह रहा है जो ऑब्जेक्टिव और जो आई पीस है उन दोनों की ही फोकल लेंथ छोटी की होती है। वैसे तो देखो आपको पता है जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक हमारा आई पीस ये वाला बड़ा होता है, बड़े वाले की वैसे तो फोकल लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे कंपैरिजन करें तो दोनों की ही बहुत छोटी होती है। छोटी क्यों होती है उस चीज़ को समझो। देखो मेन मकसद अपना क्या है, मैग्नीफिकेशन अचीव करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है M/ME। अगर ME की अगर आपको कहानी याद है 1 प्लस में D/FE, अगर हम नॉर्मल बात करें इसके अंदर जो हमारा कौन सा था नॉर्मल D डिस्टेंस पे अगर हम देखते हैं इमेज को, ठीक है। तो ME के लिए फॉर्मूला क्या बनता है हमारा 1 प्लस अपॉन में D/FE, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी कहानी वही है जो मैंने आपको पीछे अभी समझाई थी कि ये इंक्रीज़ करेगा अगर हमारा FE स्मॉल होगा। देखो कैसे, दोबारा समझ लो, 1 प्लस में D/FE है, 1 प्लस में D हमें पता 25 है, मान लो मैंने कहा था एक एग्जांपल लो DFE का 10, तो 1 प्लस में 2.5 कितना बनेगा, ये 3.5 आ जाएगी मैग्नीफिकेशन, है ना। दूसरा एग्जांपल लो कि आप FE को 20 ले लो, तो 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा, तो 1 प्लस में 4 1 ज़ा और पॉइंट लगेगा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, तो ये कितना आ जाएगा 2.25 आएगा। तो देखो यहाँ पर अगर आपने क्या किया, इंक्रीज़ कर रहे हो फोकल लेंथ को तो मैग्नीफिकेशन डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो अगर हमने फोकल लेंथ को कम रखा तो मैग्नीफिकेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो वही कहानी है इसमें भी कि अगर हम FE को स्मॉल रखेंगे तो ये इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो ME इंक्रीज़ कर रही है। सेम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की। अब ऑब्जेक्टिव में इसमें हमारा सिंपल सी बात पता है कि MO के लिए सिंपल लेंस फार्मूले में जो हम यूज़ करते हैं वही होता है VO/UO ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, VO/UO। अब इसमें ना एक कहानी को समझो। देखो आपको पता है, मान लो ये इसकी फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर जो इमेज बननी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, रियल। तो इसमें हम क्या करते हैं बताओ, हमें इतनी बात पता है अगर ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रखा तो इमेज बनेगी वर्चुअल। तो हम क्या करते हैं, FO के बिल्कुल ही पास होती है ऑब्जेक्ट जो होती है, इमेज कह रहा था मैं पहले, अगर ऑब्जेक्ट FO और इसके सेंटर में रखोगे ना तो इमेज बनेगी वर्चुअल, समझ रहे हो। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इसी साइड बन जाएगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव से हमें बनानी है रियल इमेज, इधर बने, तो ऐसे बनती है इसमें कि हम FO के बिल्कुल ही पास रखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया और इसकी इमेज अब इसका होता है FE, ठीक है, मान लो फोकल लेंथ ये। अब हमें पता है कि इसके लिए वर्चुअल इमेज चाहिए, तो इसकी जो इमेज बनेगी ना वो FE के अंदर कहीं बनेगी। FE पे बनेगी तो जो इसकी इमेज अगर FE पे बनेगी तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसके लिए। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, वो नहीं हमें चाहिए, ठीक है। तो FE और इसके सेंटर के अंदर अगर आ गई ये इमेज, इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बन गई मान लो ये, ठीक है।
अब ये लेंस क्या करेगा, इसके लिए वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एफ के अंदर ही है। यहाँ मैंने एफ के बाहर रखी तो ये रियल इमेज बनी। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये एफ के अंदर रखी। जब ये एफ के अंदर रखी हमने, ठीक है, तो इसकी ये वर्चुअल इमेज यहाँ प्रोड्यूस होती है। ये हमें पता है या नहीं पता है, बता दो। डी डिस्टेंस पे ये बनती है हमारी ये वाली, ठीक है। चलो अब मेन मकसद पे अपने आते हैं, क्या कि ये जो एफ होता है हमारा और ये यू होता है, ये एफ वैसे ही बहुत स्मॉल रखते हैं हम, ठीक है, और यू की हमारी मजबूरी है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि इसकी इमेज जो बने वो रियल बन जाए। अंदर रख देंगे बहुत ज़्यादा तो फिर वो वर्चुअल इमेज देगा, नहीं। ऑब्जेक्ट की हमें कैसी चाहिए यहाँ, रियल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, समझ रहे हो, कंपाउंड में ही होता है ना ऑब्जेक्टिव और आई पीस, ठीक है। तो ये यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर जो ये यू है ना, अप्रोक्सीमेट क्या होता है, एफ ही होता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा रखता है ताकि बस इमेज कैसी बन जाए उसकी, रियल बने, और ताकि यहाँ पर वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी जब, तो इसके लिए अब ये एफ के अंदर है, इस वाले आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर है, तो ऑब्वियस बात है ये इसकी कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। तो वर्चुअल क्या होती है, उसी साइड बने, रियल क्या होता है दूसरी साइड बने। तो इसको हमने बाहर रखा था तो ये इस साइड बनी, इस लेंस के, तो रियल इमेज बनाई। इसने इसको एफ के अंदर रखा तो ऑब्वियस ही बात है ये कहाँ बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, उसी साइड बनाएगा जहाँ इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि यू एफ के बराबर है, बस इतनी बात है। तो यहाँ पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, एफ कम होगा तो मैग्नीफिकेशन बढ़ेगी, यही कहानी है। तो यही लिख रखा है हमने कि वी नो दैट यू इज स्लाइटली ग्रेटर देन एफ एंड यू इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, क्योंकि बिल्कुल ही पास रखना होता है हमें ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो एफ भी उसकी बहुत स्मॉल होगी, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि कहानी उसकी क्या है कि वो एफ के तो बाहर ही होना चाहिए, ठीक है। तो एफ पहले ही बहुत छोटी होती है उसकी, ठीक है। देयरफॉर एफ मस्ट बी स्मॉल फॉर द लार्ज मैग्नीफिकेशन। तो ये कहानी बन गई, ठीक है। तो इसको ना भी समझो, ये वाली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो दोनों ही स्मॉल होती हैं, लेकिन कंपैरिजन करें तो ज़्यादा एफ बड़ी होती है। क्लियर है इतनी बात समझ में आई। तो मैग्नीफिकेशन के लिए तो दोनों ही एफ भी और एफ भी हमें स्मॉल ही चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ, समझ में आ गई बात, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ई पार्ट में। इसके कहता है, ई पार्ट में क्या कहता है व्हेन व्यूइंग थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आवर आई शुड बी पोजीशनड नॉट ऑन द आई पीस बट अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट। भाई बिल्कुल ही चिपका के नहीं हम आई पीस पे रखते यहाँ पर आँख को, ठीक है, बिल्कुल ही यहाँ नहीं रख लेते, ठीक है, थोड़ा सा दूर रखते हैं, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं, बहुत हल्का सा दूर रखते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट फॉर द बेस्ट व्यूइंग। वाई, हाउ मच शुड बी द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड आई पीस। देखो पहली तो बात है कि कितने डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए आई और आई पीस में, वो डिपेंड किस पे करता है हमारा, इट डिपेंड्स सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आई पीस, ये कितनी दूरी है इस पे डिपेंड करता है कि आँख कितनी दूर रखी जाएगी। अब दूर क्यों रख रहे हैं, बिल्कुल ही पास अगर चिपका लेंगे हम तो जो इमेज से जो रेज आ रही हैं ऑब्वियसली बात है रिफ्रैक्ट होकर, तो वो प्रॉपर नहीं आएंगी, क्योंकि आपका फील्ड एरिया क्या हो गया यहाँ पर, बिल्कुल कम हो गया है ना, आपकी आंखों में डायरेक्ट नहीं आएंगी, क्योंकि फील्ड एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो कम रेज आएंगी, तो ये आपको इतनी क्लियर नहीं दिखेगी पिक्चर, थोड़ी दूर हो जाएगी। तो व्यू एरिया का जो है, व्यू एरिया जो है वो थोड़ा बढ़ गया, बढ़ने से क्या होता है, ऑब्वियस बात है बहुत सारी रेज आएंगी अब आपकी आईज में, तो उसको क्लियर दिखती है। तो ये मैं इतना भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा होता है, डिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो when we place our eyes too much close to the eyepiece of a combined microscope, we are unable to collect the refracted light in large amount, ठीक है, because the field of view will be reduced, obviously बात है। So clarity of image भी blurred, तो इसलिए हम थोड़ा दूरी रखें, और वो भी कितनी दूरी रखें, it depends on the separation between object and eyepiece। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ, समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सी कहानी थी, कर लोगे इस क्वेश्चन को, ईजी है। ओके जी, थैंक यू।